Good morning, student. Today we are going to learn the sixth chapter of part 2, linear programming. Linear programming, some part of this chapter that we have already studied in 11th standard. For example, equation, inequation and graphical method. तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसका यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ करना है, ये सब पार्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और वही सब पार्ट यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में यूज़ होगा। 12th स्टैंडर्ड में क्या है, दो ही मेथड है, एक है फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम LPP एंड सेकेंड है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए जो ग्राफ प्रिपेयर करना है आपको वो अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वही यूज़ होगा यहाँ पे कंसेप्ट्स। तो अगर आप कुछ भूल गए हो तो थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का रिवाइज करो। नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। लीनियर प्रोग्रामिंग is a mathematical technique designed to help for planning and decision making. It is also known as optimization problems. Generally, LPP used in industries or government areas where this LPP helps for planning and decision making. It is also known as optimization problem. These problems are related to efficient use of limited resources like raw material, manpower, availability of machine, time and cost of material and so on. So these are some concepts which are used in LPP. Now the meaning of LPP. A LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function subject to a linear constraint. तो LPP में क्या होगा, आपको ऑप्टिमाइजेशन फाइंड आउट करना है, मतलब या तो एग्जांपल मैक्सिमाइजेशन का होगा या फिर मिनिमाइजेशन का होगा, और तो वो आपको आगे सॉल्व करना है। तो उसमें कंस्ट्रेंट्स भी यूज़ होंगे। कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन हमने देखी ऑलरेडी, फिर भी कुछ डेफिनेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसमें। सी डिसीजन वेरिएबल्स। The variables involved in LPP are called decision variables. मतलब आपका जो एग्जाम्पल है उसमें x and y या फिर x1 x2 दोनों टाइप से वेरिएबल डिनोट करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। A linear function of decision variables which is to be optimized, either it is maximized or minimized, is called the objective function. इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करना है विच इज़ डिनोटेड बाय z, और जिसमें आपके डिसीजन वेरिएबल्स होंगे एंड विच इज़ आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स। कंडीशन अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज आर द कंस्ट्रेंट्स। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने इन इक्वेशन का जो पार्ट पढ़ा है, तो इन इक्वेशन तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में आएंगे जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट्स। Next है non-negativity constraints. In some situation, the value of the variables under consideration may be positive or zero due to imposed conditions. The constraints are referred as non-negativity constraints. तो यहाँ पे either वो वैल्यू पॉजिटिव होगी और ज़ीरो होगी। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू अगर नहीं है, बहुत बार एग्जाम्पल में निगेटिव वैल्यू भी होती है, अगर किसी एग्जाम्पल में निगेटिव वैल्यू नहीं है तो वो यहाँ पे नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स आ जाएगा। दैट्स मीन्स x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। नाउ सी द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स एज x, y और x1 x2। तो फॉर्मुलेशन में आपका क्वेश्चन जो है वो थेरोटिकल क्वेश्चन होगा, तो उसमें से सबसे पहला पार्ट है आपका डिसीजन वेरिएबल आइडेंटिफाई करना। मतलब आपका वो जो थेरोटिकल पार्ट है उसमें से x क्या है और y क्या है वो आपको सबसे पहले पहचानना है, तो उसे आप xy डिनोट कर सकते हो या फिर x1 x2 भी डिनोट कर सकते हो। स्टेप सेकेंड क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड राइट इट एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स।
फर्स्ट पार्ट अगर हो गया, आपने एक्स वाई कैसे सपोज करना है वो डिसाइड हो गया, उसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z इक्वल टू, तो जनरली ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आता है, कॉस्ट, प्राइस या फिर प्रॉफिट, तो ऐसे वर्ड्स दिए होंगे जिसका आंसर रुपीज़ में दिया है आपको, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएगा और उसे हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स में लिखना है, मतलब z का इक्वेशन आपका x एंड y में आना चाहिए। और थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्रेस देम एज मैथमेटिकल इक्वेशन और इन इक्वेशन। तो थर्ड पार्ट है हमें कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करना है, मतलब इन इक्वेशंस फाइंड आउट करना है और उसे भी मैथमेटिकल इक्वेशंस में आपको और इन इक्वेशंस में आपको लिखना है। तो जनरली ये इन इक्वेशंस ही होगा। इन इक्वेशन मीन्स आइदर इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू और इट इज़ लेस दैन और इक्वल टू। इक्वेशन मतलब सिर्फ इक्वल टू का साइन आएगा, इन इक्वेशन मतलब या तो वो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्टेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको टेबल दिया है क्वेश्चन में तो वहाँ पे कंस्टेंट्स फाइंड आउट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, टेबल का यूज़ करके आप इजीली वो कंस्टेंट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको टेबल नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको वो टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद आप कंस्टेंट्स लिख सकते हो। सो सी द जनरल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी, आइदर इट इज़ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, दोनों नहीं हो सकते, या तो मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा, दोनों में से एक लिखा तो z का इक्वेशन आएगा, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू c1 c2 कांस्टेंट है, आपका इक्वेशन एक्स वाई में होगा। उसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आएगा कंस्ट्रेंट का पार्ट आएगा। अब इसमें भी a1 a11 a12 एंड b1 ये सब कांस्टेंट है, इक्वेशन आपका एक्स वाई में होगा। अब यहाँ पे मैंने लेस दैन और इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी आ सकता है। तो ये इन इक्वेशंस है, आपके कंस्टेंट्स मीन्स इन इक्वेशंस आ जाएंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उसका यूज़ करके आपको ये कंस्टेंट्स फाइंड आउट करना है। तो ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है वैसे इन इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फॉर्मुलेशन ईच एक्स एंड वाई पॉजिटिव। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिसमें वैल्यूज़ निगेटिव भी आती है, तो वैसे है तो वहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिखना है। लेकिन अगर सपोज एग्जांपल चेयर्स, टेबल्स इसके बारे में है और एक्स और वाई हमने उसे सपोज किया नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स, तो नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स ये कभी निगेटिव नहीं आएंगे, तो यहाँ पे हमेशा एक्स और वाई पॉजिटिव आ जाएगा। सो ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखना है, विच इज़ कॉल्ड एज नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स। ओके, तो आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है तो लास्ट में आपको उसे इस फॉर्मेट में लिखना है। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। सो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी के ऊपर है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। नाउ सी द एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, अब सबके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में रीड करो क्वेश्चंस, मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर दिए यहाँ पे, ठीक है। सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। A manufacturing firm produces 2 types of gadgets A and B, which are first processed in the foundry and then sent to the machine shop for finishing. The number of man hours of labor required in each shop for production of A and B and the number of man hours available for the firm are as follows। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया है। अब इसमें गैजेट्स मतलब 2 टाइप्स के गैजेट्स आपको बनाने हैं इसमें। तो फाउंड्री मतलब ये इंडस्ट्री का पार्ट है, तो इंडस्ट्रियल पार्ट में इसको इतना टाइम लगेगा, ये टाइम है इन आवर्स। और उसके बाद मशीन शॉप्स, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट मशीन शॉप में जाएगा तो वहाँ पे इतना टाइम लगेगा। टाइम अवेलेबल इन आवर्स, तो फाउंड्री के लिए आपको 60 आवर्स का टाइम अवेलेबल दिया है और मशीन शॉप के लिए अवेलेबल टाइम है 35 आवर्स। तो ये आपका टेबल है। अब बहुत बार कन्फ्यूजन क्या होता है, एक्स ए बी को सपोज करना है या इन दोनों को सपोज करना है एक्स और वाई, तो इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो एक सिंपल मेथड है वो पहचानने की कि आपको देखना है कॉस्ट जो रुपीज़ में दी होगी या फिर प्रॉफिट जो भी है आपको रुपीज़ में जो दिया है नंबर्स,
उससे हम एक्स एंड वाई सपोज करेंगे। ये सिंपल मेथड है उसे पहचानने की। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज ₹30। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए, मतलब गैजेट्स जो है ए एंड बी, तो इसके प्राइजेस दिए हैं, मतलब हमें इसे एक्स और वाई सपोज करना है। तो ए को हम एक्स सपोज करेंगे, बी को वाई सपोज करेंगे। सी द प्रॉफिट ऑफ सेल्स ऑन ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20 पर यूनिट। फॉर्मुलेट द LPP एंड टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसे हमें फॉर्मुलेट करना है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको ऐसे फॉर्मुलेट करना है कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ सी, अब इसमें दो पार्ट्स कौन से दिए, सबसे पहले तो गैजेट ए एंड गैजेट बी। तो इसे हमें क्या करना है, एक्स और वाई सपोज करना है। So see the first part, here we write, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। Let x be the number of units of gadget A and y be the number of units of gadget B। ठीक है, तो हमने एक सपोज किया है गैजेट ए को और वाई सपोज किया है गैजेट बी को। अब सबसे पहला पार्ट हमने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड किए। एक्स किसे सपोज किया है, वाई किसे सपोज करना है, ये है डिसीजन वेरिएबल्स। तो इसे हमने पहले डिसाइड किए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, या तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख सकते हो पहले, या फिर पहले कंस्टेंट्स लिख सकते हो। आपको जो चाहिए वो लिखो यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हमें टेबल दिया है, ऑलरेडी टेबल दिया है क्वेश्चन में, तो उसे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हमने एक्स किसे सपोज किया, ए को, और वाई किसे सपोज किया है, बी को। ठीक है, तो यहाँ पे ए को हमने एक्स सपोज किया है और बी को हमने वाई सपोज किया। तो आपका जो कंस्टेंट्स है वो वर्टिकल आ जाएगा, वर्टिकल पोजिशन में। अब टाइम अवेलेबल क्या दिया है, तो 60 आवर्स एंड 35 आवर्स। तो इस टाइप के लिए 60 आवर्स अवेलेबल है, 60 से ज़्यादा नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, एट मोस्ट 60, ज़्यादा से ज़्यादा 60। तो आपका कंस्टेंट्स कैसे आएगा, देखो। सो हियर वी राइट, फ्रॉम द टेबल वी गेट द फॉलोइंग कंस्टेंट्स। ठीक है, तो पहला जो है ये x है, ये y है, मतलब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑफ x मल्टीपल ऑफ y करना है। तो 10 इंटू एक्स, पहला आएगा 10x प्लस 6 इंटू वाई, तो दूसरा आएगा 6y, और मैक्सिमम टाइम कितना है, एटमोस्ट टाइम 60 है। सो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपका सिंबल आएगा ऐसे, ज़्यादा से ज़्यादा 60, 60 से आगे नहीं है, तो लेस देन 60। तो 10x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60 आ जाएगा। ये हो गया पहला कंस्ट्रेंट्स। अब दूसरा देखो, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 35। तो दूसरा कंस्ट्रेंट्स आ जाएगा आपका 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करना है। उसके पहले नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। अब हमने एक्स एंड वाई किसे सपोज किया है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट बी। अब गैजेट मतलब क्या है, कोई भी जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस फैक्ट्री में, तो वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो कभी निगेटिव आ सकता है क्या, तो नहीं। सो हियर वी राइट, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट cannot be negative, therefore x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो ये हो गया नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किससे डिनोट करना है, मैंने बताया z से।
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z से डिनोट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या बताया मैंने, कॉस्ट, प्रॉफिट या फिर जो भी आपको रुपीज़ में दिया है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज़ ₹30, मतलब ए के लिए हमने x सपोज किया है तो यहाँ पे आएगा 30x प्लस बी इज़ ₹20y। सो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा z इक्वल टू 30x प्लस 20y। उसके बाद क्या दिया है, LPP हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड, तो मिनिमम होगा तो यहाँ पे मिनिमाइज्ड लिखेंगे, ठीक है। सो द फॉर्मुलेशन इज the formulation of LPP is, अब इसे सीक्वेंस में लिखेंगे। अब हमने क्या किया, एग्जाम्पल को देख के ये सब फाइंड आउट किया। अब इसी फॉर्मेट में नहीं चाहिए हमें जो पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए वो नीचे आ जाएगा। सबसे पहले मैक्सिमाइज है, सो हियर मैक्सिमाइज, इसके आगे आएगा z का इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 30x प्लस 20y। उसके बाद सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पे आ जाएगा कंस्टेंट्स, तो कौन से कंस्टेंट्स है हमारे, तो ये 10x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60, और दूसरा है 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 35। अब उसके बाद क्या है, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स, सो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स। तो ये हो गया उसका फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। तो ये लास्ट पार्ट लिखोगे आप, तभी आपको एग्जाम्पल के मार्क्स मिल जाएंगे। सी, बहुत एग्जाम्पल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसे बस रीड करना है ठीक से। आप रीड करोगे ठीक से तो इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आपको करना क्या है, सबसे पहले XY सपोज करो, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, देन नॉन नेगेटिविटी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसके बाद एक साथ उसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट द फूड रेशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स A, B, C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक कैटल ब्रीडिंग फर्म है जिसमें फूड के बारे में आपको बताया कि किसी भी वन मील में उनको ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, A, B, C, और कितने मिलने चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 14, 22, 1, मतलब A 14, B 22 और C 1, इतना न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए। 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉडर्स आर अवेलेबल, मतलब फॉडर्स मीन्स उनका खाना, 2 डिफरेंट टाइप का उनका खाना वहाँ पे अवेलेबल है। ईच यूनिट वेट ऑफ दीज 2 कंटेन्स द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब यहाँ पे भी टेबल दिया है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। फॉडर 1, फॉडर 2, और यहाँ पे न्यूट्रिशन A, B, C। अब इसमें देखो A, B, C, आप टेबल देख के समझ सकते हो, यहाँ पे 3 हैं तो x, y, z कभी नहीं आएगा इक्वेशन में, सिर्फ x और y आता है। तो यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन नहीं आएगी तो हॉरिजेंटल पोजीशन आएगी। फॉर्डर 1 को x सपोज करना है, फॉर्डर 2 को y सपोज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अगर चाहिए तो द कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 1, तो कॉस्ट किसकी दी है, फॉर्डर की दी है, तो यहाँ पे आपका x और y क्या होगा, फॉर्डर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्डर 1 को x सपोज करेंगे और फॉर्डर 2 को y सपोज करेंगे। तो कंस्टेंट्स लिखते वक्त आपको ये 2 वैल्यूज़ तो दी है, लेकिन आपको आगे की वैल्यू भी चाहिए ना, तो मैक्सिमम कितना बताया आपको, नहीं मिनिमम, उनको कम से कम इतना मिलना चाहिए न्यूट्रिशन। तो ये कितना है, 14, 22 एंड 1। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आगे टेबल के आगे 14, 22 और 1, तो कम से कम इतना न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए हर एक फॉर्डर में से। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, तो हम सबसे पहले x एंड y सपोज करेंगे। सो लेट x बी द
क्या है, फॉर्डर 1 और फॉर्डर 2 को हमने एक्स एंड वाई सपोज किया. सो द एक्स बी द यूनिट ऑफ फॉर्डर 1 एंड वाई बी द यूनिट ऑफ फॉर्डर 2. ठीक है, फॉर्डर 1 को एक्स सपोज किया, फॉर्डर 2 को वाई सपोज किया. और उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, तो कंस्ट्रेंट्स के लिए टेबल यूज करना है. सो फ्रॉम द अबव टेबल we get the following constraints. अब यहाँ पे क्या बताया, मिनिमम इतना न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए. न्यूट्रिशन ए 14 मिनिमम है, तो कम से कम इतना मतलब कितना होगा, सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल होगा. पिछली बार क्या होता, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, तो इसलिए वहाँ पे लेस देन का सिंबल दिया था. अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम इतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो मिनिमम मतलब कम से कम, तो आपका सिंबल आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये x है, ये y है, तो x के मल्टीपल y के मल्टीपल. सो 2x प्लस वाई, सो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 14. ग्रेटर देन मतलब क्यों लिखा मैंने, मिनिमम इतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो इससे ज़्यादा. सो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 14. दूसरा क्या आएगा, तो देखो 2, 3 और 22. सो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22. नेक्स्ट क्या है, 1, 1, 1. सो x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 3 कंस्ट्रेंट्स मिल गए. अब इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉर्डर्स, तो ये निगेटिव नहीं आ सकता है. सो हियर वी राइट नंबर ऑफ units of fodder cannot be negative, therefore x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे. उसके बाद हमें लिखना है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, z से. सो z इक्वल टू, तो कॉस्ट प्रॉफिट क्या दिया है हमें, तो देखो cost of order 1 is rupees 3 per unit and cost of order 2 is rupees 2 per unit. तो order 1 के लिए 3 है और order 2 के लिए 2 है. सो 3x प्लस 2y, z इक्वल टू 3x प्लस 2y. अब उसके बाद आगे क्या दिया, फॉर्मुलेट द LPP टू मिनिमाइज द कॉस्ट. तो यहाँ पे वर्ड दिया है क्या, मिनिमाइज. तो आगे क्या लिखेंगे, हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड. तो ये एग्जाम्पल मिनिमाइज्ड का है. सो हियर वी राइट thus the formulation is formulation of LPP is, अब यहाँ पे मिनिमाइज आ जाएगा, z इक्वल टू 3x प्लस 2y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले है. उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट के लिए लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू. उसके बाद कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स x पॉजिटिव y पॉजिटिव. सो हियर वी फॉर्मुलेट दिस LPP. ओके, तो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया. थर्ड आप ट्राई करो, थर्ड में भी टेबल दिया है और फोर्थ में आपको टेबल नहीं दिया है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को ठीक से रीड करना है और ऐसा टेबल पहले प्रिपेयर करना है और उसके बाद सेम प्रोसीजर. ठीक है, तो 4th एग्जाम्पल तक एग्जाम्पल सॉल्व करो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.